बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी साजिद रिज़वी के साथ। जी हाँ नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम से वाकिफ़ हो चुके हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपको ऐसे दिलचस्प कहानी दिखाते हैं, सुनाते हैं जिसके देखने और समझने के बाद आपको यकीनन लगता है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। और हमारी इस कहानी में कुछ ऐसे लोगों को हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और कुछ हासिल किया है। एक और ऐसी शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं उनके बारे में कुछ। मेरी कहानी मेरी ज़बानी में आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके देखने के बाद आप भी कहेंगे हकीकत में इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है। महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले डॉक्टर इमदाद रिज़वी जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। आज ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर इमदाद रिज़वी साहब वक्त के साथ साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी की दुनिया में तराशते रहे। साबो सिद्दीक से डिप्लोमा करने से लेकर कई अहम डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर इमदाद रिज़वी PhD इन सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे से हासिल किया। फ़िलहाल ये बाहैसियत हेड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ाइज़ हैं। वक्त के साथ चलते रहे और कामयाबी इनके कदम चूमती रही। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई अवार्ड भी हासिल किए हैं। गेट एग्ज़ाम में 98.29% हासिल किया। उसके बाद MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप भी इन्हें PhD के लिए दिया गया। ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तार में अपनी रफ्तार भी बढ़ाई और कई डिग्रियां भी हासिल की। आइए डॉक्टर इमदाद रिज़वी की कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं कि कैसा रहा उनकी ज़िंदगी का ये दिलचस्प सफ़र। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक बेहतरीन स्टोरी आज हम आपके सामने बताएंगे। चलिए हम इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में मौजूद डॉक्टर इमदाद रिज़वी साहब का। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमदाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये प्रोग्राम यकीनन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हकीकत के ऊपर बात करता है, जो आपकी ज़िंदगी होती है। आप जो हज़रात आते हैं यहाँ पे, चाहे ख़वातीन हों चाहे हज़रात हों, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हम करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को समझ में आए कि जो उनसे आगे हैं उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया है। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में हमें बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अलैका या वलिय्यल अस्र अदरिकनी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले साजिद भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और विन चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठकर कुछ अपने व्यूज़ और अपनी बातें लोगों को पहुँचाऊँ ताकि इससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उसका शुक्र है कि मैं एक अच्छे सादात ख़ानदान में मेरी विलादत हुई और मैं इसी शहर बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ। बचपना हम लोग का बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुज़रा। वालिद साहब मरहूम पेशे से स्कूल टीचर थे। यहाँ से ही कुछ दूर एक जगह है कोकन दाभोल, महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। जी। वहाँ पर वो अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल में PT के टीचर थे। मगर मशीयत इलाही के आगे कौन जा सकता है। सिर्फ 38 साल की उम्र में उनका इंतकाल कैंसर की वजह से हो गया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। क्योंकि हम लोग वहाँ पर अकेले रहते थे, इस वजह से वालिद के इंतकाल के बाद हम लोग बम्बई मुंतकिल हो गए। यहाँ पर हमारे नाना मरहूम BST में डेपो हेड थे। और दादा हमारे उत्तर प्रदेश पारीपट्टी में रहते थे। वालिदा ने मुनासिब ये समझा कि बम्बई शहर में बच्चों की एजुकेशन वगैरह अच्छे से हो जाएगी, बहुत ज़रूरी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 भाई और 1 बहन यानी टोटल 4 लोग हैं। तो वालिदा ने मुनासिब समझ के बम्बई का इंतखाब किया और यहीं पर वालिद साहब का जो भी प्रोविडेंट फ़ंड वगैरह जो मिला था उससे उन्होंने एक छोटा सा घर ख़रीदा कुर्ला में। 10 बाय 15 का एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर हम लोग आकर रहने लगे। और ज़ाहिर है हमारे तमाम रिश्तेदार, काफ़ी रिश्तेदार यहीं बम्बई में थे और उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी रहता था, आना जाना। बहरहाल हम लोग यहीं पे पढ़ने लिखने लगे और
मैंने स्कूल में टॉप किया 7th स्टैंडर्ड में। ओके, माशाल्लाह। तो हमारे मामू वगैरह ने ये कहा कि क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, तो उनका ये नज़रिया था कि एटलीस्ट कुछ डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह कर लें ताकि बच्चे खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि इसका एडमिशन साबू सिद्दीक में करा दो। तो मैं 8वीं 9वीं 10वीं साबू सिद्दीक टेक्निकल हाई स्कूल से मैंने पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का थोड़ा शौक़ भी था। तो 10th में 84% मैंने स्कोर किया और उस वजह से मुझे वहीं साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल गया। ओके। मैंने वहाँ से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये बात तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब भी कोई मुसीबत या मुश्किल आए तो इंसान को उसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि उसकी शिकायत करना चाहिए। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला ज़फ़रा लिमन ला सब्र अला, यानी कामयाब वही है जो सब्र करता है। हमारी वालदा, जैसा कि मैंने बयान किया कि हमारा ताल्लुक़ एक आलिम घराने से, हमारी वालदा वो पहली औरत थी जिन्होंने अपने घर से बाहर कदम उठाया सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत के लिए। माशाअल्लाह। और मेरे लिए वो खुद एक बहुत बड़ी अपने आप में एक मिसाल है। चूँकि ज़ाहिर है पुराने ज़माने में इतनी पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं करती थी। हाँ। वालिद साहब की जगह पर क्योंकि जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया, इस वजह से उनको एक ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी उसी इदारे में बम्बई में उनको नौकरी मिली। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि वो एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि हमारे रिश्तेदार अइज़ा व अकारिब काफ़ी लोग यहाँ बम्बई में हैं जो अच्छे से सपोर्ट कर सकते थे, मगर सिर्फ इसलिए कि नहीं डिपेंडेंसी नहीं हो किसी की। यकीनन यहाँ पे आपकी वालिदा को मैं सलाम करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि उनको कहीं से सपोर्ट ले, वो खुद ब खुद खड़े होना चाहते हैं, तो उन्होंने आपके पीछे काफ़ी मेहनत की है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2 भाई और एक बहन भी हैं। जी। और माशाल्लाह सब दुनियावी एतबार से, हाँ। दीनी एतबार से माशाल्लाह खुद अपने आप में एक मिसाल हैं। जी। बहरहाल मैं बयान कर रहा था कि मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग साबू सिद्दीक से की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरी अच्छी रैंकिंग और पोजीशन रही, जिस वजह से मुझे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। ओके। ज़ाहिर है अब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद क्योंकि वालदा की कोई ख़ास आमदनी नहीं थी, इस वजह से मुझे ये ख़ुद गवारा नहीं हुआ कि मैं और आगे पढ़ाई कर सकूं। अच्छा, तो आपने सोचा कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे कंटिन्यू? नहीं, मैंने उस वजह से एक BE करने के बाद एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा शौक़ और रुझान भी थोड़ा टीचिंग की तरफ था, ओके, तो मैंने रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। पढ़ने का शौक़ था, इस वजह से मैंने मुनासिब ये समझा कि नज़दीक मैंने जल्दी से मैं अपनी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME कर लूँ। तो मैंने थड़ोमल शहानी बांद्रा में ही है इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से मैंने ME की डिग्री की और उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रैंकर रहा। ओके। मगर क्योंकि मेरा खुद ये एक एम्बिशन था कि किसी न किसी तरीके से IIT से मुझे इन्हें MTech करना था। ओके। मगर क्योंकि हालात साजगार नहीं थे, हाँ। तो मैंने नौकरी कोई यानी जारी रखा। अच्छा, तो साथ साथ आपने पढ़ाई भी की और नौकरी भी की? जी। फिर उसके बाद मैं डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एज अ लेक्चरर की पोजीशन ज्वाइन की और वहाँ पर बैठ के मैंने एक किताब भी लिखी माइक्रो प्रोसेसर ओके के ऊपर, और वहीं पर मैंने गेट एग्ज़ाम की तैयारी की क्योंकि मुझे IIT में किसी न किसी तरीके से जाना था। तो उमूमन ये जो इम्तिहान होता है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, BE के बाद होता है। ओके। गेट एग्ज़ाम जो होता है वो MTech डिग्री के लिए होता है। मगर क्योंकि ऑलरेडी मैं ME कर चुका था, मैंने फिर से ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं ऑल इंडिया रैंकर रहा, जिसमें मेरे 98.29 परसेंटाइल रहे। क्योंकि मेरा रैंक खुद 622 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक। तो मुझे IIT 622 आपका रैंक था जी। मतलब कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग ये एग्ज़ाम देते हैं? तकरीबन
इस वक्त का इस साल कितने तो लोग थे वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर तकरीबन 2 लाख 3 लाख लोग हर साल एग्ज़ाम देते हैं। ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं, गेट एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ओके इस एग्ज़ाम के बाद लोग आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ऑप्शन यही था कि बेस्ट ऑप्शन जो था आईआईटी बॉम्बे लेना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर एडमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पर डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मेरा वहाँ पर हो गया। तो स्कॉलरशिप बेस आपका एडमिशन हुआ और आप पढ़ाई भी करते रहे और साथ साथ आप एज अ लेक्चर भी काम नहीं, करते तो रहे? मैंने क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल गई थी तो मुझे जॉब रिज़ाइन करना पड़ा और मैंने जॉब छोड़ दिया। और मुझे उस वक्त तकरीबन 14,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती थी जी। और मैंने वहाँ से 4 साल में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एज अ एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हम खुद अपने आप को भी उस चीज़ में लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आईआईटी के बारे में पता नहीं है कि आईआईटी हकीकत में है क्या, जिसके पीछे आपने इतनी मेहनत की, एमटेक किया और गेट का एग्ज़ाम दिया, फिर अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। ये एक्चुअली है क्या आईआईटी? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज़ों में बयान कर दूं कि जो बच्चा या जो स्टूडेंट आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंट्री। ओके। इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने बयान किया कि लोग नहीं जानते हैं और वाकई ऐसा है। लोग बिलखुसूस अपनी कम्युनिटी में या मुसलमानों में ये ज़्यादा मशहूर नहीं है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एकदम क्रीम स्टूडेंट्स वो लेते हैं और बेहतरीन फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छी एजुकेशन है और ये इस यूनिवर्सिटी में आपको तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटी मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होता है यहाँ पर। और इंडिया में 6 आईआईटी ऐसी हैं जो वेल नोन आईआईटी है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और अभी हाल ही में कुछ और नई आईआईटी 2008 के बाद और भी 6-7 आईआईटी और गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। यहाँ मसला सिर्फ जो अपनी कम्युनिटी में या मुसलमानों में जो कमी है ये कि पहली चीज़ तो लोग इसे जानते नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो जानते हैं वो इस फियर से कि उसमें हमको एडमिशन नहीं मिल सकता। हाँ, मुश्किल होगा। यकीनन इसमें कोई शक और दो राय नहीं है कि मुश्किल है जी, मगर नामुमकिन नहीं है। राइट, नामुमकिन नहीं है। और जब इंसान यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर वो उसको क्वालिफाई कर लेता है और एक बार अंदर वो सिस्टम में चला जाएगा तो उस सिस्टम में खुद ब खुद सीख जाता है। मसलन जब मैं खुद गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद जब मैंने सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग पे मैंने पीएचडी की, उस वक्त जिस दिन मैंने एडमिशन लिया उस दिन मुझे रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं थी। मगर वहाँ पर इतनी अच्छी मेंटरिंग होती है, इतनी अच्छी टीचिंग होती है कि उस टीचिंग में और उस माहौल में इंसान रहते रहते सीख जाता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। काफ़ी कुछ सीखने मिल जाता है और फिर इंसान अपने आप को उस तरीके से ग्रूम भी कर लेता है। राइट। तो जो ये कंफ्यूजन है या जो ये लोगों में डर बैठा है कि नहीं आईआईटी बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली अगर काम करे, अगर उस पर मेहनत करे, प्लानिंग के साथ अगर करे तो आराम से वो कर सकता है और कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मगर हाँ, मैं एक चीज़ ये भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जिस वक्त मैं वहाँ पर था तो तकरीबन 8,000 स्टूडेंट्स में हम लोग 45 स्टूडेंट मुसलमान थे। सिर्फ 45 8,000 में। ये वाकई मुझे बहुत अफसोसनाक है। उसके बाद बहरहाल मैंने भी काफ़ी कोशिश की कि अपने लोगों को इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान कराऊं, लोगों को इसकी तरफ इसकी तवज्जो दिलाऊं। मैंने काफ़ी सेमिनार्स वगैरह भी रखे अपनी कम्युनिटी के लिए भी और एटलीस्ट अवेयरनेस थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि अभी आ गई है लोगों में। बट स्टिल व्हाट आई वांट दैट आवर यंगस्टर्स, क्योंकि अभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह है ना इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल सब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता और अदर लाइंस के बारे में। जी, जैसा कि मैं आज से 15-20 साल पहले का
ज़माना देखता हूँ तो बहुत कम इंजीनियर्स थे अपनी कम्युनिटी में। आज जब देखता हूँ तो हर पाँच स्टूडेंट में, 5 बच्चों में एक इंजीनियर कोई ना कोई बन के निकल जाता कोई है। ना तो कोई दिख ही जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरा मैसेज देना मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं, 2-4 साल 5 साल हुए हैं, दे शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर द IIT एंड दे शुड अपीयर फॉर द एग्जाम। आप जब बता रहे थे, लखनवी हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है और जो उमूमन होता भी है खासकर कि हम जो बनना चाहते हैं उससे हट जाते हैं। लेकिन आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद मास्टर भी किया, ME भी किया, ME किया, फिर उसके बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं IIT ही जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज आपको तो मिल गया था नॉर्मली, जॉब भी आप कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह और आप इंजीनियर भी बन चुके थे। IIT के लिए ऐसा मोटिवेशन आपके कहाँ से आया? देखिए ये थोड़ा सा रेडिकुलस भी हो सकता है। हमारे वालिद साहब चाहते थे कि मैं मौलाना बनूं। अच्छा। और वालिदा चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं। ओके। और मैं खुद चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, 3 व्यूज़ जी। अब इसको कैसे हासिल किया जाए, तो बहरहाल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था, तो अब इंजीनियरिंग करना था, मेडिकल का तो कोई सवाल ही नहीं होता था जी। मगर इंजीनियरिंग करते वक्त मुझे थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ, लोगों से जब मालूमात हासिल की या अपने प्रोफेसर वगैरह से बात की और थोड़ा एक्सप्लोर किया तो IIT के बारे में मालूम पड़ा, तो एक शौक़ हुआ कि क्यों नहीं यहीं से मैं हाईएस्ट डिग्री हासिल करूं। जी। तो मैंने एक इरादा किया, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी थे, तो मैंने सोचा कि कम से कम एटलीस्ट मैं अगर डॉक्टर नहीं बन सकता तो कम से कम डॉक्टर की डिग्री हासिल करना। तो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी थी और जो मेरा एक अपना खुद का सपना भी था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो एटलीस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं तो कम से कम डॉक्टरेट डिग्री मैंने इस तरीके से यहाँ से हासिल कर लिया। तो आपने तीनों काम कर लिया, यानी जो आपकी मम्मी चाहती थी वो, और जो आपके पापा चाहते थे वो, और जो आप खुद चाहते थे वो भी आपने किया? नहीं थी, अभी पापा का सपना तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है। मतलब है रिलीजियस, अगर वर्क बेस्ड काम किया जाए तो इंटरेस्ट रखते हैं आप रिलीजन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई डू फॉलो। ओके। अच्छा, जब आपने बताया कि 2 से 3 लोग और जो 3 लाख लोग जो है अपेयर करते हैं ये एग्ज़ाम को, गेट को, जब आपका 622 रैंक आया उसके बाद आपको कैसा लगा? घर पे क्या रिएक्शन था आपकी मम्मी का? जो मम्मी आपके लिए काम कर रही थी कि मेरे बेटे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्या रिएक्शन था उनका? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने बताया तो वो बहुत खुश हुई और बहुत गले लगाया और बहुत शाबाशी दी। और उनका सिर्फ यही सबसे अच्छी बात मैं यहाँ अपने नाजरीन से भी ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को फोर्स ना करें। लेट देम डू व्हाट दे वांट, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ओन ड्रीम। हमारी वालदा ने कभी हम लोग पे ये फोर्स नहीं किया कि ये करो ये करो ये करो वगैरह वगैरह। वो ये चाहती थी कि जिसमें तुम बेहतरी समझो वो करो। और चूँकि वालदा का बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, मगर मैं यहाँ पर एक और बात अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे बचपने से स्कूल के टाइम से साबु सिद्दीक की जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो मेरी आदत थी कि मैं सुबह में 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। अच्छा, मॉर्निंग में? हमेशा मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा मॉर्निंग स्टडी प्रेफर करता हूँ। लेट नाइट नहीं? हाँ, अभी भी मेरा वही रूटीन है कि अर्ली मॉर्निंग। ओके। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, हम लोग एक छोटे से 10 बाय 15 के कमरे में रहते थे, उसी में उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ इसी में। जाहिर है अगर मैं उठ जाऊँ पढ़ाई करने, लाइट चालू स्टार्ट कर दूँ तो वालिदा की नींद में खलल पड़ता था। मगर उन्होंने कभी यानी इसको डिस्करेज नहीं किया, बल्कि बहुत मरतबा ये हुआ कि वो उन्होंने उठ के मेरे लिए चाय वगैरह बनाई। और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, जाहिर है इंसान है, कभी थका मांदा रहता है, तो मैं पढ़ते कभी झूमने लगूं, ऊँग लेने लगूं तो फ़ौरन आवाज़ दें, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो। तो ये एक मोटिवेशनल फोर्स जो था ये बहुत ज़्यादा अहम होता है जो किसी बच्चे को ड्राइव करता है। तो ये वाकई जो मेरे लिए सक्सेस रही है IIT एग्ज़ाम की या PhD की, ये यकीनन वालिदा के साथ साथ जो दूसरी चीज़ जो मैं अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि
इंसान को कभी अपने वक्त के इमाम से गाफिल नहीं रहना चाहिए। माशाल्लाह। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहूँगा कि साजिद भाई, हम लोगों का रहबर और हम लोग का इमाम वो इमाम है जो 24 घंटा अपने चाहने वालों की तरफ मुतवज्जह रहता है। और इसीलिए हम अपने इमाम मेहदी को इमाम असर या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बोलते हैं। ऐसे हर इंसान इमाम की मदद को उसने यकीनन अपनी ज़िंदगी में उससे इस्तेफ़ादा किया होगा। मैं आपको यहाँ पर अपना ख़ुद का एक ड्यूरिंग माय रिसर्च पीरियड इन IIT बॉम्बे एक छोटा सा इंसिडेंस बताता चलूँ ताकि मेरे छोटे भाइयों के लिए ये एक नसीहत का ज़रिया बने कि हमारे यहाँ पर जब PhD जब स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो थीसिस, उसका जो रिसर्च का आउटकम होता है, वो जनरली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ IIT वगैरह वो थीसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेजते हैं और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दूसरी IIT वगैरह में भेजते हैं ताकि वो लोग इसको पढ़ के ये देखें कि ये PhD अवार्ड करने के काबिल है या नहीं। जी। तो इत्तेफाक से जब मेरी PhD कंप्लीट हो रही थी तो उस दौरान डॉक्टर निकोला योनान, ये मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। ओके। ये हिंदुस्तान आ रहे थे, यानी हमारे IIT में ही एक कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आ रहे थे। तो IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे। ओके। तो हमारे गाइड डॉक्टर कृष्ण मोहन, इन्होंने कहा कि रिजवी डॉक्टर योनान इज कमिंग, सो लेट ही बी योर रेफरी। ओके। मीन्स यानी तुम्हारी थीसिस रिव्यू करने के लिए। ओके। तो हमने कहा कि ठीक है, बल्कि हम ज़्यादा खुश हुए कि एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का कोई, हाँ, और एक वेल नोन हमारी फील्ड के बहुत बड़े रेनोन्ड साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं। तो बहरहाल जब ये कॉन्फ्रेंस में आए और फिर जब हमारी लैब में आए तो हमारे गाइड ने कहा कि तुमने जो भी रिसर्च की अपनी वो इनको बता दो। अच्छा, इनके सामने प्रेजेंट करो। इनके सामने प्रेजेंट कर दो ताकि जब ये रिव्यू करेंगे तो वो उनके लिए रिव्यू करना भी आसान रहेगा। तो और ये कहे कि सर ने हमसे कहा कि तुम इनको बता के फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके आ जाना। तो हमने कहा ठीक है, और फिर हमारे सर चले गए। तो हम और डॉक्टर निकोलस योनान दोनों बैठ के हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करके अपनी रिसर्च बता रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन न जाने क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर, यानी वो हमारा जो रिसर्च था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा था, यानी फाइल नहीं खुल रही थी। फाइल नहीं खुल रही थी। और क्योंकि हम सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग पर रिसर्च कर रहे थे तो इनपुट फाइल जो होती है वो बहुत बड़ी फाइल होती है, GBs वगैरह में, तो उसको प्रोसेस करने के लिए भी टाइम लगता है और यानी उसको रीड करना और उसको प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब में वक्त लग रहा था और हमको समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने एक दो बार खैर उनके सामने ही ट्राई किया और हम परेशान हो गए थे कि अगर मसलन ये नहीं चल पाया और मैं इनको नहीं बता पाया तो जाहिर है मेरे लिए खुद भी नर्वस फील हो रहा था। मगर उस वक्त मुझे मेरे उस्ताद की वो बात याद आई जो वो अक्सर कहा करते थे कि जो अपने यहाँ रिवायात में हदीस में मिलता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर यानी उसकी गर्दन पर अगर दुश्मन की तलवार हो और उस वक्त वो अगर वो अपने इमाम को बुलाए जी, या आबा सालेह अल महदी अदरिकनी, तो यकीनन ऐसे मौके पर इमाम आकर उसको बचा लेंगे, मदद करेंगे उसकी। हाँ, यानी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि अब उसकी गर्दन अलग हो जाएगी और इमाम आकर उसको बचा लेंगे। तकरीबन मेरी वही मंजिल थी वहां पर। इत्तेफाक ऐसा था कि क्योंकि सर आने वाले नहीं थे, मुझे खुद उनको ले जाना था वो, और मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से ये चल जाए। बहरहाल अचानक सर एंटर हुए, जो मेरे गाइड थे वो लैब में आए और उन्होंने कहा निकोलस लेट्स गो, यू कैन सी इट आफ्टरवर्ड। तो बहरहाल ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सुकून मिल गया कि एटलीस्ट मेरी बेइज्जती नहीं होने पाई और इमाम ने मुझे बचा लिया। और फिर वो निकोलस योनान जो थे उन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा कि नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू सी, आई हैव ऑलरेडी रेड योर रिसर्च। और फिर वो बहरहाल चले गए। तो मेरे लिए ये एक वाकई एक इमाम की मदद थी कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने कब मेरी रिसर्च पढ़ा और क्या किया, मगर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इमाम की मदद थी कि इस तरीके से मैं, यानी जाहिर है ये मेरी खुद की इज्जत के ऊपर भी आंच थी और गाइड का नाम भी ख़राब होता।
मगर बहरहाल फिर मैंने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम वगैरह चलने लगा और रिसर्च पूरी एग्जीक्यूट होने लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए हम लोगों को खुद गवर्नमेंट की तरफ से या आईआईटी की तरफ से हम लोग रिसर्च प्रेजेंट करने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं। तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अमेरिका जाने के लिए 2011 में एक मौका मिला और खुद गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मुझे मिली। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आप भेजे गए? जी। ओके। तो वहाँ पर भी एक ऐसी मेरे साथ एक हादसा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की मदद से वो भी हल हो गया कि मैं, जाहिर है जब इन्हें, हमारे एक दोस्त ने हमसे ये बताया कि जब तुम यूएस जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो तो ज़्यादा वज़न नहीं ले जाना, खाली सिर्फ एक कैबिन बैग ले लेना। और क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है इंटरनल यानी कंट्री के अंदर ज़्यादातर फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो जितना कम सामान रहे उतना तुम जल्दी इजी टू मूव रहता है। तो बहरहाल उसकी बात हमने सुनी और अपना एक छोटा सा कैबिन बैग लिया और कोट और जैकेट दोनों, क्योंकि सर्दी का ज़माना था तो दोनों मैंने पहन लिया, कैबिन बैग ले लिया था। तो मैं बॉम्बे से शिकागो पहुंचा और शिकागो से मेरी कॉन्फ्रेंस जो थी वो मिलवॉकी में थी, विस्कॉन्सिन में। तो शिकागो से 45 मिनट की फ़्लाइट है मिलवॉकी के लिए। तो मैं फ़्लाइट का वेट कर रहा था शिकागो एयरपोर्ट पे और फिर अनाउंस हुआ कि फ़्लाइट लग चुकी है और थोड़ा मैं जल्दी में था और जो मैंने जैकेट पहना था गर्मी की वजह से उतार के मैंने वहाँ पे बेंच पे रख दिया था और फ़्लाइट के अंदर में चला गया। फ़्लाइट जब तकरीबन मैं मिलवॉकी पहुँचने वाला था तो जो मुझे अचानक याद आया कि जैकेट, और फिर मुझे याद आया कि जैकेट मैं शिकागो एयरपोर्ट पे भूल गया हूँ। और ये जो हम लोगों को फंडिंग वगैरह जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें हम लोगों को बाकायदा बोर्डिंग पासेस और लेटर्स और ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। इत्तेफाक से वो सब डॉक्यूमेंट उसी जैकेट में था। और अब मैं मिलवॉकी पहुंच गया। अब मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के उसमें ही थे और जाहिर अगर वो नहीं मिलता तो तकरीबन उस ज़माने में मुझे 70-80 हज़ार रुपये खुद जेब से भरने पड़ते। और जाहिर सी बात है उस वक्त मैं स्टूडेंट लाइफ थी और स्कॉलरशिप पे था मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत होती। मैं वहाँ पर मिलवॉकी एयरपोर्ट पे पहुँच के मैंने वहाँ के लोगों से, ऑफिसर्स वगैरह से बात की कि मैं भूल गया हूँ और किसी न तरीके से वो प्लीज़ आप मंगवा लीजिए। तो बहरहाल उन लोगों ने, जब मैंने स्टूडेंट पास वगैरह बताया और बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग ट्राई करते हैं, आप जाइए होटल जाइए और फिर शाम में इंक्वायरी करिएगा। तो बहरहाल नेक्स्ट डे मेरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, मैं होटल गया और फिर होटल से फिर शाम में आया तो उन्होंने बताया कि वहाँ से 2 फ्लाइट आ चुकी है और दोनों फ्लाइट में हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, ऐसी कोई जैकेट हमको मिली नहीं है जी। और जाहिर है मैं स्टूडेंट लाइफ थी और थोड़ा पैसे का क्राइसिस भी था, बार बार होटल से मिलवॉकी एयरपोर्ट आना भी मुश्किल था। मैं मायूस हो गया। बहरहाल जब उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगी, मैं फिर चला गया। अगले दिन मेरी कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की। फिर आधे दिन के बाद मैं फिर वापस से मिलवॉकी एयरपोर्ट पर आया और मैंने वापस से रिक्वेस्ट की कि सर कैन यू प्लीज़ रिसर्च इट, फाइंड आउट इट, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये वो। तो बहरहाल उसने हमको झड़क दिया और उसने कहा कि वी ऑलरेडी सर्च, इट इज़ नॉट ट्रेसेबल। तो मैं बहुत मायूस हो गया और मैंने वहाँ पे बैठ के इस्तिग़ासा किया, इमाम से दुआएं की और मैंने बहुत नर्वस में बैठा था। इत्तेफाक से वहाँ पर एक एयरपोर्ट पर ही एक कोई चाइनीज़ काउंटर पे एक लेडी बैठी थी, तो मैंने उस चाइनीज़ लेडी को रिक्वेस्ट किया कि मैडम कैन यू प्लीज़ रिसर्च इट एंड रीट्रेस, मैं स्टूडेंट हूँ वगैरह वगैरह, रिक्वेस्ट किया मैंने। तो बहरहाल क्योंकि हज़रत से इस्तिग़ासा, इमाम से इस्तिग़ासा मैं करके गया था, अल्लाह जाने यानी उस औरत के दिल में क्या आया, उसने सब अपना काम छोड़ा, फिर उसने 2-4 ऑफिसर्स को पकड़ा और फिर उनसे बातचीत की और फिर वो हमको बैठा के आधा घंटा पौना घंटा हम बैठे रहे वहाँ पर और फिर वो कहीं पे उनके गोडाउन में या कहाँ पे, अल्लाह जाने कहाँ पर उसने ढूंढा ढांढा और तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद वो हमारी जैकेट लेकर, माशाल्लाह। और वाकई वो मेरे लिए लम्हा मैं भूल नहीं सकता। और
तो वो लम्हा तो एकदम ही अलग रहा होगा कि जिसकी होप आपने खो दी हो, लेकिन फिर भी आप जस्तजू में थे कि चलो मिल जाएं, तो डॉक्यूमेंट मिल गए आपके अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके का वाक़या आपकी लाइफ में आते रहे और आज आप यहाँ पर हैं। एज ऑफ नाउ अभी आप क्या कर रहे हैं आईटी में? नहीं, मैंने आईआईटी से 2012 में पीएचडी कंप्लीट कर लिया और फिर उसके बाद आईआईटी से मुझे एज अ सीनियर साइंटिस्ट जॉब मिली सन फार्मा में। मैं वहाँ पे कुछ दिन था, उसके बाद क्योंकि मेरा खुद रुझान भी टीचिंग की तरफ था और मैं ये हमारा फैमिली प्रोफेशन भी है और इस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ज्वाइन किया एज एसोसिएट प्रोफेसर। ओके। और अब फ़िलहाल मैं तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। ओके। और मैंने वहाँ पर 3 पीएचडी सेंटर्स स्टार्ट किए। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जो पीजी सेक्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कन्वीनर भी रह चुका हूँ और मैंने कोर्सेज वगैरह यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मतलब इतने स्टडी कर चुके हैं, इतनी पढ़ाई कर चुके हैं और अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे घूमने के बाद आपको ऐसा लगा है कि आज भी हिंदुस्तान में आईआईटी के बारे में लोग कम जानते हैं, या नॉर्मली उमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बीकॉम बीए कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई नहीं करते हैं या कोई और जॉब सर्च करने लगते हैं, तो इस तरीके का आप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहेंगे? जी साजिद भाई, देखिए आईआईटी के बारे में इंडिया में तो लोग सभी जानते हैं, मगर अफसोस ये कि हमारी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बाखबर नहीं है। जबकि मैं ये चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में लोग इसकी तरफ मुतवज्जह हों, क्योंकि आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और इंटरनेशनल एक्सेप्टेड एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तमाम फैसिलिटीज़ है इनके यहाँ पर और एक बहुत इन्हें एक अच्छा लेवल है एजुकेशन का और इनकी डिग्री भी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, एक्रीडेटेड है। मैं जो उमूमन लोगों में कन्फ्यूजन है आईआईटी के बारे में, वो ये कि लोग समझते हैं कि आईआईटी हम कर ही नहीं सकते, आईआईटी में जा ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ कि स्ट्रगल है, थोड़ी मुश्किल है, मेहनत डिफिकल्ट, हाँ मेहनत है, मेहनत अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली अगर उसके पीछे काम करे तो आराम से कर सकता है। मसलन आईआईटी में जाने के लिए 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज बीटेक लेवल की, यानी ग्रेजुएशन। बीटेक के लिए ऑल ओवर इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है जिसे जेई कहते हैं, आईआईटी जेई। ये उमूमन ये जो एग्ज़ाम है ये 12वीं के बाद होता है और जाहिर सी बात है ये एग्ज़ाम भी नेशनल लेवल का है और डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जिसके लिए बच्चे को तकरीबन, जो खुद मैंने आईआईटी में भी देखा, वो ये कि लोग जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को 8वीं क्लास से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाना शुरू कर देते हैं। ओके। जबकि हमारे यहाँ पे तो लोग इंजीनियर भी बन जाते हैं तो उनको आईआईटी क्या है ये मालूम नहीं होता है। उनके यहाँ पर 8वीं से बच्चे की तालीम शुरू हो जाती है। वो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सिर्फ आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करता है। जब 5 साल वो प्रिपरेशन करता है तब वो जाके जेई क्रैक करता है, एग्ज़ाम पास करता है और फिर इसके बाद बीटेक प्रोग्राम में इसको एडमिशन मिलता है। ये प्रोग्राम, ये एग्ज़ाम पास करने के बाद बच्चा या बीटेक डिग्री हासिल कर सकता है या डुअल डिग्री हो जिसे कहते हैं, यानी बीटेक और एमटेक दोनों साथ में, ये 5 साल का कोर्स होता है, ये कर सकता है। अगर मसलन कोई बच्चा ये नहीं कर पाता है तो बहरहाल मैं तो अपनी कम्युनिटी में बिलखुसूस तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो दें। और मैं आपको इसके बाद में आईआईटी के बेनिफिट्स भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर पेरेंट्स बच्चों की तरफ मुतवज्जे हैं और उनको शुरू से इसकी तरफ तरगीब देते हैं, इसको उस बच्चे को शौक़ दिलाते हैं, थोड़ा पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, तो इंशाल्लाह बच्चा कर सकता है। और अगर वो जेई की प्रिपरेशन करता है, मसलन खुदा न खास्ता उसका एडमिशन नहीं होता है, तो बहरहाल जितने भी इंजीनियरिंग एडमिशन्स होते हैं एनआईटी वगैरह में या दूसरे अदर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, अगर वो आईआईटी तक नहीं पहुंचता तो कम से कम दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में उसको एडमिशन मिल सकता है, जो कि आज बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा है। नहीं तो इंजीनियरिंग करने के लिए तो 50 कॉलेज पड़े हुए हैं। हाँ, प्राइवेटाइजेशन भी आ गया है, बहुत सारे। जी,
तो अगर एग्ज़ाम पास करता है तो बहरहाल उसके बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे मसलन ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जेई में नहीं आ पाए, उनके लिए दूसरा ऑप्शन जो है वो गेट एग्ज़ाम का है। ओके। गेट एग्ज़ाम यानी ये भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। मैंने भी जिसे क्वालिफाई किया है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है, बीई करने के बाद, बीटेक करने के बाद। ये एमटेक में जब एडमिशन लेना होता है तो इसके लिए ज़रूरी है। ये भी एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है, इसके भी पूरे सिलेबस और सब्जेक्ट सब पूरे डिफाइंड हैं। तो जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये शौक़ दिलाऊंगा कि वो इस एग्ज़ाम को अपेयर करें। ओके। उसके अलावा जो मसलन ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो भी आईआईटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्वालिफाई करें और इंशाल्लाह वो पीएचडी में एडमिशन लें। आईआईटी में तमाम फैसिलिटीज़ हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी बच्चा आईआईटी वगैरह से पढ़ के निकलता है तो इट इज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि अभी पिछले साल अप्रैल में मैं अमेरिका में था, एक वर्कशॉप कंडक्ट करने में अमेरिका गया था। वाकई मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ पर जब राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन में गया, तब जब नॉन इंडियंस या दूसरे जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, जब उनको मैंने बताया आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी वगैरह, तो उन लोगों ने बहुत तारीफ़ किया और बहुत अप्रिशिएट किया, यू आर फ्रॉम आईआईटी, यू आर फ्रॉम आईआईटी, इस तरीके से। यानी तब मुझे वाकई एहसास हुआ कि शायद इसकी वैल्यू है इंडिया, हाँ इंडिया में शायद लोग इसको इतना अप्रिशिएट नहीं, मगर मुझे बाहर, और इसी वजह से जिस कॉन्फ्रेंस में था मैं, वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ मेरे ताल्लुकात दूसरे प्रोफेसर से हुए, तो उन लोगों ने मुझे कुछ अपनी यूनिवर्सिटी में भी बुलाया लेक्चर देने के लिए। मतलब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया एथेंस भी गया, वहाँ पर भी मैंने लेक्चर दिया। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी जो अटलांटा की वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अटलांटा में है, यूएसए में, वहाँ पर भी मैं गया और वहाँ पर भी लेक्चर दिया मैंने। तो लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसकी बहुत वैल्यू है जी। ये तो वर्ल्ड ये रिकग्निशन के हिसाब से। और दूसरी चीज़, आईआईटी में बच्चा दाखिल होने के बाद उसको ज़्यादा फाइनेंशियली कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छा। अगर बीटेक में भी है तो उसमें भी उसके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की तरफ से, एलुमिनाई की तरफ से है, बहुत सारे इदारे वहाँ पर, एनजीओज हैं, वो सब हेल्प करते हैं। एमटेक में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी में खुद स्कॉलरशिप मिलती है। यानी मुझे 4 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिलती रही, और उसके साथ मुझे पूरे फैसिलिटी थी। यानी मेरा खुद का क्वार्टर था, यानी रेसिडेंशियल फैसिलिटी थी, मेडिकल फैसिलिटी, प्लस रिसर्च प्रेजेंट करने के लिए मैं आईआईटी की तरफ से 3-4 कंट्री विज़िट किया, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रिया वगैरह। तो ये सारी फैसिलिटी है। और मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी के लोग ये जानते नहीं हैं, राइट, इसके बारे में अवेयर नहीं है, पता नहीं है। ओके। और मैं मानता हूँ कि इसमें जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो जा सकता है, कर सकता है। मुझे भी नहीं, हकीकत में अगर पूछे तो मुझे भी इतना ज़्यादा मालूमात नहीं थी इसके बारे में, पर आई एम श्योर आज जो नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनके बच्चे आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इनफ इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। एक थोड़ा सा जिस्ट दे दिया, उनको थोड़ा सा जिस्ट दे दिया है कि वो समझ सके आईआईटी क्या है। मेरा हर एक की ज़िंदगी में जब भी इंसान ऊपर की बुलंदियों की तरफ जाता है, बुलंदियों की तरफ, तो एक उतार ज़रूर आता है। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बुलंदी पे पहुँच चुके हैं। कभी कोई ज़िंदगी में एक ऐसा उतार आया है जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए, या मैं नहीं करूँगा, कुछ और कर लेता हूँ, या वापस चला जाता हूँ वही जॉब पर जो कर रहा था, मैं एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारता हूँ? जी, ऐसे मौके आए ज़िंदगी में। मसलन आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि आईआईटी में जब स्पेशली रिसर्च वगैरह में लोग रिसर्च नहीं कर पाते तो बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने छोड़ दिया और कोई चला गया वगैरह वगैरह। तो जाहिर है मेरे साथ भी ऐसे वाक़यात हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक चीज़ वाज़ेह थी कि मैं जहाँ पर भी फंसूँगा या जहाँ पर भी मुझे तकलीफ़ आएगी, मेरे पास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। बिल्कुल। तो वाकई मैं अपने नाज़रीन को भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
अपने इमाम की तरफ मुतवज्जह हूँ। मेरे साथ खुद जो मेरी रिसर्च का पीएचडी में जो रिसर्च का मेरी रिसर्च 4 हिस्सों में पब्लिश्ड हुई, जिसमें से एक अहम जो हिस्सा था वो आपको ताज्जुब होगा कि वो हिस्सा वाकई मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद इमाम से दुआ करने के बाद मिली। एक मरतबा मैं लैब में बैठा था, जाहिर है वहाँ पर हम लोगों को फैसिलिटी होती है कि दिन रात 24 घंटा आप अपने लैब में अपना काम यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, आप वहीं पे कितने बार ऐसा हुआ कि मैं वहीं पे रात में बैठा 12-1 बज गया 2 बज गया और वहीं पे अपना एक बिस्तर रखा था लैब में, वहीं पे सो गया और वहीं पे सुबह में उठ के नमाज पढ़ के वापस से अपने काम में लग गया। तो एक मरतबा मैं ऐसे ही बैठा था, काफ़ी रात गुजर चुकी थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। बहरहाल मैंने दुआ इमाम से इस्तिग़ासा की, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर से काम करने बैठा। और वो मोमेंट मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक मेरे दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुई कि क्या मैं ऐसा ये कर सकता हूँ, और वो बहुत ही बेसिक आइडिया थी, मगर बहरहाल रिसर्च में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपका इनोवेशन क्या है, आपकी आइडिया क्या है। तो वही काम मैंने किया जो मेरे गाइड ने 1991 में जो उन्होंने रिसर्च की थी, उसी को मैंने एक दूसरे एस्पेक्ट में अराउंड 2010 में मैंने डेवलप किया उसी चीज़ को, यानी वो पिक्सल बेस्ड था, मैंने ऑब्जेक्ट बेस्ड किया रिसर्च के। बहरहाल ये सब रिसर्च का टर्म है, शायद यहाँ पे बयान करना भी मुनासिब नहीं होगा। तो वही चीज़ सिर्फ मेरे दिमाग में इमाम की तरफ से एक अतिया हुआ कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके पहले मैं तकरीबन 2 महीने 3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया था, और वो वाकई एकदम टर्निंग पीरियड था कि शायद आई एम नॉट फिट फॉर दिस फील्ड, आई एम नॉट फिट फॉर रिसर्च। तो बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट था, मगर वो जब मैंने इस्तिग़ासा किया और वो दिमाग में मेरे आया और फिर उसी को मैंने यूज़ किया, अपने सर से डिस्कस किया और उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, और मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुई वो उसी पेपर पे पब्लिश हुई, जो IEEE ट्रांजैक्शन, जो हमारे यहाँ पे रिसर्च में सबसे बेस्ट जर्नल मानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा वो रिसर्च पब्लिश हुई। अच्छा, इसी तरीके से मेरी पर्सनल लाइफ में भी एक मरतबा ऐसी था, जाहिर है स्टूडेंट लाइफ थी और मैं शादीशुदा था और बच्चे भी थे मेरे। तो इत्तेफाक से एक मरतबा ऐसी हुआ कि घर में यानी कोई चीज़ नहीं थी, यानी हत्ता कि मेरी छोटी बच्ची जो थी वो दूध पीती थी, और इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे कुछ, और वाइफ ने कहा कि दूध भी ख़त्म हो गया है, तुम दूध लेके आओ ताकि मैंने बच्ची को दूध पिलाऊं, फीड करना है। तो बहरहाल 1 महीना पहले ही मैंने कुछ किताबें ख़रीदी थी। अच्छा। तो IIT में अंदर कैंपस में एक बुक शॉप है जो पुरानी बुक लेते हैं। तो मेरे पास वो जो बुक थी, मैंने वो जाके बुक वहाँ पे उसको बेच दी। अच्छा, पुरानी बुक जो खरीदी थी आपने? नहीं, यानी बुक किताब तो मैंने नहीं खरीदी थी, यानी वहाँ पे ये होता है कि अभी भी है ये सिस्टम कि आप अपनी नई बुक को बेच दें वहाँ पर, तो वो तकरीबन पैसे कट करके देते हैं आपको, 70% 80% वो वापस देते हैं। तो बहरहाल वो मेरे लिए एक मोमेंट था, मैंने वो अपनी किताब बेची और फिर उससे जो पैसे मिले तो वो मैं घर पे दूध वगैरह और खाने पीने की जो चीज़ें थी वो लेकर आया। तो ये सब स्ट्रगलिंग पीरियड थे जो कि वाकई ये काफ़ी उस टाइम में अफसोस हो रहा होगा कि अभी तक मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और आज ऐसा एक मौका आया। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अपने यहाँ ये कहा भी जाता है कि जो इंसान की अगर नीयत खालिस हो तो उसका अमल जो है वो मुकम्मल होता है। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस है। और आप यकीन जानिए कि जो किताब मैंने बेच के आई थी, अगले महीने हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम था, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। इत्तेफाक से हमारे गाइड ने वही किताब सबको फ्री बांटी। जी। सो अंदर से कितनी खुशी हुई होगी आपको कि चलो जो चीज़ मैंने। हाँ, तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से एक इंतज़ाम भी हो गया, और वो मेरी एक बहुत अच्छी फेवरेट किताब थी हमारे सब्जेक्ट की। अच्छा। तो किताब भी मुझे यानी खुदा की तरफ से ये एक इंतज़ाम था कि वो किताब भी मुझे मिल गई और नई किताब मुझे दस्तयाब हो गई।
नाज़रीन, आपने यहाँ के भी देखा कि डॉक्टर इमदाद रिजवी के साथ कई वाक़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, करते रहे। और ये अब तक का सबसे बेहतरीन वाक़या उन्होंने बताया है कि जहाँ पे आप कभी कभी कोई ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जहाँ के फ्यूचर के बारे में सोचना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त ऐसा होता है, हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे इंस्टेंट फ़ैसले लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। और इन्होंने कई ऐसे फ़ैसले लिए हैं जो इनकी ज़िंदगी से ही जुड़े हुए थे और आगे चलकर इन्हें फ़ायदा भी हुआ। इंशाल्लाह कई और भी सवाल हैं जो मैं डॉक्टर इमदाद रिजवी से पूछूंगा। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।